हेलो बच्चों, मैं हूं संकल्प मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके जीएस के अंदर अपना पहला टॉपिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए। जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो सबसे पहले हम जितने भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो आप बहुत सुंदर सुंदर आप नोट्स अपने बनाना, मैं भी आपको बहुत सुंदर सुंदर नोट्स लिखवाऊंगा और वही पॉइंट हम लिखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पूरी इसमें पीएचडी नहीं करनी है, सब कुछ नहीं लिखना है, केवल जो जो पॉइंट मुझे लगता है कि स्टैटिक्स में आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, केवल हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये लिया कहां से गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये अशोक की लाट से लिया गया है। तो लिखते हैं इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हम कि ये लिया कहां से गया है, तो ये अशोक की लाट से ये लिया गया है। अब अशोक की लाट के अंदर देखते हैं, तो इसमें एक और पॉइंट आप ध्यान रखना कि जो हमारा अशोक स्तंभ है, आपने नाम सुना होगा अशोक स्तंभ का, तो जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसी को बोलते हैं अशोक की लाट। तो अशोक के स्तंभ का जो ऊपर का हिस्सा है, आप इसको नोट पॉइंट पे लिख लेना, साइड में मैंने लिख दिया इसके ऊपर। तो सब चीजें आप नोट करते चलिए बढ़िया से, और बहुत बढ़िया आपके नोट्स बनेंगे। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा वो अशोक की लाट से लिया गया है। ओके, इसे हमने एज ए नेशनल सिंबल्स इसको हमने एक्सेप्ट किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसको एज ए नेशनल सिंबल हमने कब एक्सेप्ट किया, तो वो डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 26 जनवरी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अपनाया था। तो 26 1950 को हमने इसे अपनाया गया, ठीक है, अपनाया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके ऊपर कौन कौन से जानवर बने हुए हैं। तो ध्यान रखना, दो जानवर जो है हमारे शेर और हाथी। शेर और हाथी की अगर बात करते हैं तो ये पीछे की तरफ है। अगर आप अपने राष्ट्रीय चिन्ह को देखोगे, आपने देखा होगा जिसमें शेर बने हुए हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं आपको, वैसे में 4 होते हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं। तो अगर हम बैक साइड बात करते हैं अपने राष्ट्रीय चिन्ह की, तो बैक साइड इसमें जो है शेर और हाथी बने हुए हैं, नीचे की तरफ शेर और हाथी हैं। शेर और हाथी, इसमें ध्यान रखना ये शेर और हाथी ये अदृश्य है, ये हमको फ्रंट से दिखाई नहीं देते, ये अदृश्य हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और कहां पर है ये, तो ये आधार पर बने हुए हैं। तो कहां पर नजर आएंगे, ये आपको आधार में ये आपको नजर आएंगे। क्लियर है बच्चों आप सभी को। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो घोड़ा घोड़ा और एक सांड है इसके अंदर, घोड़ा और एक सांड है। घोड़ा और सांड की बात करते हैं तो ये दृश्य ये आपको दिखाई देते हैं क्लियर, ये आपको क्लियर दिखाई देते हैं। तो ये दृश्य और ये भी आधार पर ही बने हुए हैं। मतलब टोटल बात करें तो 4 जानवरों की इसके अंदर आपको आकृति नजर आती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा कितने जानवर हैं, तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर कितने जानवर हैं, 4 जानवर हमको नजर आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अशोक की लाट में कुल कितने जानवर हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक की लाट में कुल कितने जानवर हैं भाई, 4 जानवर हैं। 4 जानवर हमको अशोक की लाट में नजर आते हैं। क्लियर हो गए सभी पॉइंट। तो राष्ट्रीय चिन्ह में हमने सबसे पहले क्या देखा है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट से लिया गया है, जो कि अशोक स्तंभ के ऊपर वाला हिस्सा है। नेशनल सिंबल्स इसको हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। इसके अंदर शेर और हाथी जो है वो आधार पर हमको नजर नहीं आते हैं, अदृश्य हैं। तो शेर और हाथी जो जानवर हैं, और 2 जानवर हैं आधार पर जो हमको दिखाई देते हैं, घोड़ा और सांड। और इसी प्रकार से अशोक की लाट के अंदर टोटल कितने जानवर हैं, तो 4 जानवर हमको नजर आते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं जो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना आप कि इसके आधार में एक शब्द भी लिखा हुआ है। ध्यान रखना है आपको, जो हमारा अशोक स्तंभ है उसके आधार में एक शब्द लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, जो है हमारा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते यहां पर लिखा हुआ है। तो सत्यमेव जयते आपको ध्यान रखना है, एक हाथ में वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना, लिखा हुआ है। कुछ इसके बारे में बात करते हैं कहां से लिया गया है। तो अगर सत्यमेव जयते की अगर हम बात करते हैं तो कुछ पॉइंट यहां पर आप नोट डाउन कर लेना कि हमारे जो उपनिषद हैं उसमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद से ये आपका शब्द लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद ये लिख लेना आप, से लिया गया है, से लिया गया है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लिपि में लिखा गया है ये, तो आपको ध्यान लिखना है कि ये जो है देवनागरी लिपि के अंदर लिखा गया है। तो देवनागरी जो हमारी लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखा गया है हमारा ये शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कवर हो जाता है यहां से। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या राष्ट्रीय वाक्य कहलाता है। इसे राष्ट्रीय वाक्य कहते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर, राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर नीचे एक शब्द लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कहां से लिया गया भाई, मुंडको उपनिषद से लिया गया है और देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाता है और ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य कहलाता है। इसको राष्ट्रीय वाक्य के नाम से हम जानते हैं। तो ये कुछ बातें थी हमारी राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड हमने ये बातें की हैं। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक एग्जाम के अंदर जो हमसे पूछा जाता है वो हमारा है तिरंगा। आप सभी को पता होगा तिरंगा, अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी इससे काफी अच्छे अच्छे बने हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो तिरंगे के बारे में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उन सबकी हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नेशनल फ्लैग भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो नेशनल फ्लैग इसको कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल फ्लैग में कलर कितने हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती क्या करते हैं कि वो जो इसके अंदर चक्र बना हुआ है उसके कलर को भी काउंट कर लेते हैं। आपको वो काउंट नहीं करना है। जब भी हमारे झंडे में कलर पूछे जाते हैं तो आपको सिंपल सा लिखना है कि नेशनल फ्लैग में 3 कलर होते हैं। तो नेशनल फ्लैग में कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो इसलिए इस क्वेश्चन को पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। क्लियर है सभी को। कौन कौन से रंग हैं, तो अगर मैं रंगों की बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहला रंग जो हमारा वो है केशरिया रंग। सबसे पहला हमारा केशरिया रंग आता है। केशरिया रंग जो है इसको ताकत, केशरिया रंग को ताकत एवं साहस का प्रतीक माना जाता है। ताकत तथा साहस का प्रतीक माना जाता है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा रंग इसके अंदर आता है हमारा सफेद। दूसरा रंग आता है हमारा सफेद। सफेद रंग की बात करते हैं तो ये शांति एवं सत्य का प्रतीक माना जाता है। सत्य का प्रतीक इसको माना जाता है। तो शांति और शक्ति का प्रतीक हमारा क्या है भाई, सफेद रंग कहलाता है इसके अंदर। दूसरा आता है हमारा हरा रंग। तो हरे रंग की बात करते हैं तो ये विकास एवं समृद्धि का रंग कहलाता है। तो हमारी जो समृद्धि होती है उसका रंग ये कहलाता है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना। हरा रंग जो है विकास और समृद्धि का रंग कहलाता है। तो ये 3 रंग है हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, इसकी जो सफेद रंग है उसके बिल्कुल बीच में, उसके बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। एक धर्म चक्र बना हुआ है जिसके अंदर आपको, जिसमें आपको 24 तिल्लियां नजर आएंगी। तो इसके अंदर 24 तिल्लियां बनी हुई हैं। तो तिल्लियों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कितनी तिल्लियां इसके अंदर बनी हुई हैं। 24 तिल्लियां इसके अंदर बनी हुई हैं। और इन 24 तिल्लियों का जो रंग है, तो रंग भी आप ध्यान रखना, इनका रंग है समुद्री नीला रंग है। तो नीला रंग आपको नहीं बोलना है, समुद्री नीला रंग इसको कहा जाता है। तो समुद्री नीला रंग की ये हमारी पत्तियां हैं। क्लियर है आप सभी को, याद रहेगा इतनी सी बातें। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अब इसको हमने कब अपनाया। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने कब अपनाया है, तो आपको ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने इसको अपनाया है। तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने इसको क्या करा, अपनाया। ठीक है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, और भी बहुत सारे रिलेटिव पॉइंट है जो हम देखते हैं।
अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी हमने क्या बात की, हमने देखा तिरंगा जो हमारा नेशनल फ्लैग कहलाता है। 3 रंग इसके अंदर है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरी रंग ताकत और साहस का प्रतीक है, सफेद शांति और सत्य का प्रतीक है, जबकि हरा हमारा जो है विकास और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बिल्कुल बीच में एक धम्म चक्र है जिसके अंदर 24 तिलियां, उसका रंग है समुद्री नीला, और 22 जुलाई 1947 को हमने इसको अपनाया है। चलिए, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें देखने हैं, पता होने चाहिए आप सभी को। चलिए जी, सबसे पहली बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के आंसर, किसने सबसे पहले, अगर ध्वज की बात करते हैं तो किसने तैयार किया था हमारा राष्ट्रीय ध्वज, पहला ध्वज, मतलब ये वाला जो हमारा ध्वज अभी आप प्रेजेंट में देखते हो, तो पिंगली, नाम आपको ध्यान रखना है, पिंगली वेंकैया है हमारे, पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था। तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है किसने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया है, तो पिंगली वेंकैया ने इसको तैयार किया है। अगर हम कुछ पिंगली वेंकैया के बारे में जाने तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, आंध्र प्रदेश के ये रहने वाले हैं, और ये पेशे से वनस्पति वैज्ञानिक हैं। ये पेशे से क्या है, ये वनस्पति वैज्ञानिक है, और इन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिजाइन इन्होंने बनाकर तैयार किया था। याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो 1906 में, 1906 में, सबसे पहले आप ध्यान रखना 1906 में हमारा पहला ध्वज जो है वो पारसी चौक कलकत्ता में फहराया गया था। तो जो हमारा पहला ध्वज है, सबसे पहला ध्वज अगर बात करते हैं तो पारसी चौक, सबसे पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया। तो सबसे पहला जो हमारा ध्वज है ये 1906 में पारसी चौक पर फहराया गया था। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं तो 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के अंदर, बर्लिन सम्मेलन में, ध्यान रखना बर्लिन में सम्मेलन हुआ था, वहां पर इन्होंने इसको फहराया था। तो ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये डेट्स अक्सर आपसे पूछ ली जाती हैं। इसके बाद आता है 1917, अगली डेट आपको जो ध्यान रखनी है 1917 में बात करते हैं तो होम रूल आंदोलन जब चल रहा था, तो होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक और बेसेंट, एनी बेसेंट थी उस टाइम इनके सहयोगी, तिलक और बेसेंट द्वारा ये फहराया गया। तो ये आपको कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं जो और आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखना है कौन कौन सी डेट हमने बात की है। 1906 में पारसी चौक कलकत्ता में इसको फहराया गया था सबसे पहले। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने इसको बर्लिन सम्मेलन में फैलाया था, और 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक और बेसेंट के द्वारा ये ध्वज हमारा फहराया गया था। क्लियर रहेगा आप ही को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड सारे पॉइंट बात कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंटों को देखेंगे औरों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्मचक्र की जगह पर चरखा हुआ करता था, पहले धर्मचक्र नहीं था। तो हम बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्मचक्र के स्थान पर, धर्मचक्र की जगह चरखा हुआ करता था। डेट भी लिख लेना आप, 1931 में इसको अपनाया गया था। 1931 में जिसे अपनाया गया था। तो 1931 में जो ध्वज हमने अपनाया है उस ध्वज के अंदर धर्मचक्र नहीं हुआ करता था, उसमें चरखा हुआ करता था। लेकिन जब हमने अपना प्रेजेंट का जो हमारा ध्वज है, जो हमने 22 जुलाई को अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को जो हमने ध्वज अपनाया है उसमें हमारा चरखा है जिसके अंदर 24 तिल्लियां बनी हुई हैं। तो ध्यान रखना
इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने चरखे के स्थान पर चरखे को हटाया गया और धर्म चक्र को वहां पर अपनाया गया। तो जो हमारा धर्म चक्र है उसको अपनाया गया है, अपनाया गया। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। हमारे धर्म चक्र के अंदर टोटल कितनी तिल्लियां हैं, तो इसके अंदर टोटल 24 तिल्लियां हैं। और आपसे पूछ लिया जाता है कि इन 24 तिल्लियों का संबंध किस चीज से है, मतलब इस चीज से हम क्या दर्शाना चाहते हैं। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जो जीवन है ना हमारा, वो जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। मतलब 24 घंटे हमारा जीवन जो है वो प्रगतिशील है, वो चलता रहता है। और हमारे ध्वज के अनुसार जो रुकना है, उसमें रुकने का जो अर्थ है, ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा, रुकने का अर्थ मृत्यु से है कि जब आप रुक जाओगे इसका मतलब कि आपकी मृत्यु हो गई है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट। चलिए और पॉइंटों की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा तिरंगा है, उस तिरंगे में लंबाई और उसकी चौड़ाई का क्या अनुपात होगा। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप कभी भी कोई भी तिरंगा बनाते हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपको 3:2 में ही लेना पड़ता है। तो 3:2 इसकी चौड़ाई होती है। क्लियर है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ध्वज संहिता है, ध्वज संहिता के बारे में से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वज संहिता को कब अपनाया गया था। तो ध्वज संहिता को ध्यान रखना आप 26 जनवरी 2002 को अपनाया गया था, अपनाया गया। तो ये पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि ध्वज संहिता जो हमने वो 26 जनवरी 2002 में अपनाई। तो याद रहेगा ये पॉइंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे पॉइंट वही जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुके हैं। चलिए और पॉइंट बात करते हैं। अभी हम सारे पॉइंट रास्ते ध्वज से देखेंगे। अपने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं वो सब मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहे जो आपसे छूट जाए। ठीक है जी। चलिए अब प्रेजेंट की अगर बात करें तो हुगली के अंदर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कर्नाटक जो है हमारा, कर्नाटक के अंदर एक जगह है हुगली, एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है, ये प्राप्त संस्थान है जहां झंडे बनते हैं। तो जितने भी हमारे झंडे बनते हैं, जहां झंडे बनते हैं, तो हमारे जितने भी झंडे बनते हैं, जो आपने देखा होगा आपके एरिया में झंडे लगाए गए हैं, वो सारे जितने भी हमारे झंडे बने हुए हैं वो यहीं से ही बन के आते हैं, यहीं से झंडे बनते हैं। ठीक है। यहां पर अगर बात करते हैं तो हम खादी और टाट का बना झंडा जो है हमारा वो सबसे ज्यादा मान्य है। झंडा ही मान्य रखा गया है कि जो हमारा झंडा होना चाहिए वो खादी और टाट का बना होना चाहिए। तो यह आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, एक होता है हमारा ध्वजारोपण। क्या होता है ध्वजारोपण? क्या होता है? तो ध्वजारोपण का मतलब होता है कि जो भी हमारा झंडा होता है ना, उस झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। तो झंडे को अगर बात करते हैं, जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा उसे नीचे से ऊपर ले जाया जाता है या ऊपर जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जो है 15 अगस्त को तिरंगा जो लहराते हैं, वो तिरंगा नहीं लहराते हैं, वो ध्वजारोपण कहते हैं उसे। ध्वजारोपण का मतलब होता है कि पहले फ्लैग नीचे होता है, फिर प्रधानमंत्री उस फ्लैग को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। तो जो झंडा फहराना है वो अलग वर्ड है, ध्वजारोपण ध्यान रखना। ध्वजारोपण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो भारत में अगर बात करते हैं हम, तो ध्वजारोपण कौन करता है? तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोपण किया जाता है। तो ध्वजारोपण कौन करते हैं भाई? प्रधानमंत्री करते हैं। कब करते हैं? तो आप सभी को पता होगा, 15 अगस्त को लाल किले पर फहराया जाता है। 15 अगस्त को लाल किले पर ध्वजारोपण किया जाता है, या उसे फहराने के दिए एक तरीके से। ठीक है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री लाल किले पर, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हर साल लाल किले पर इसको फहराते हैं।
कब फहराते हैं? तो 15 अगस्त आपको ध्यान रखना है। तो 15 अगस्त को ये झंडा हमारा जो फ्लैग है वो फहराया जाता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अब ध्वज फहराया कब जाता है? देखो ध्वज फहराने का मतलब होता है कि भाई जब झंडा ऊपर जा चुका है ना, अब वो फहराया जा रहा है, तो वहां पर क्या करते हैं, हम फूल बांध देते हैं और रस्सी खींचते हैं और झंडा फहराने लगता है, हमारा ध्वज फहरा जाता है, तो उसे फहराना कहते हैं। ध्वजारोपण के अलग केस है। ध्वजारोपण में ध्वज को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, मतलब एक तरीके से कह दो कि ध्वज चेंज किया जाता है, तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ध्वज फहराया जाता है। इसमें जो हमारा तिरंगा है पहले से ही ऊपर होता है, पहले ऊपर होता है। ठीक है, तो ध्वज जो है पहले से ऊपर होता है, उसको फहराया जाता है, बस उसको बोलते हैं हम ध्वज फहराना। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के द्वारा हर साल राजपथ पर, हर साल राजपथ पर जो हमारा ध्वज है वो फहराया जाता है। ठीक है जी। कब फहराते हैं वो उसे? तो 26 जनवरी को हमारा वो ध्वज जो है वो फहराया जाता है। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। तो ये सारे पॉइंट हमारे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड थे। तो आज की वीडियो में हमने दो इंपोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा वो हमने देखा था राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है, जिसमें हमने अशोक स्तंभ की बात की। और दूसरा हमने क्वेश्चन देखा कि हमारा तिरंगे के बारे में हमने कोई पॉइंट देखे हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गान की बात करेंगे हम, राष्ट्रीय गान कब लिया गया है, कब गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे हम, राष्ट्रीय पंचांग की बात करेंगे हम, अपना कैलेंडर देखेंगे, और इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली अब ऐसे बेहतरीन लेक्चर मिलने वाले हैं और आपकी जीएस और जीके जो है बहुत बेहतरीन हो जाएगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज सभी को इतना ही। नेक्स्ट क्लास आप सभी के मिलेंगे। सभी को बाय।